इस वीडियो में हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूनिट पढ़ेंगे। सीबीएसई की ऑफिशियल बुक के बेसिस पे सारी चीज़ें कवर करेंगे और सिर्फ इस एक वीडियो को देखने के बाद तुम्हें यूनिट 100% क्लियर हो जाएगी और तुम्हारा एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा। इस यूनिट में टोटल हमें 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। फिलहाल चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि डेटा और इन्फॉर्मेशन इन दो वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। डेटा यानी रॉ फैक्ट्स और फिगर्स जिनका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता, जैसे 25, 45, आयुष, जनवरी, 85। ये रॉ फिगर्स हैं जिनका खुद में कोई मीनिंग नहीं है, जैसे इनसे तुम कुछ मीनिंग नहीं निकाल सकते, इनको देख के तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, राइट। वहीं प्रोसेस डेटा को हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं और इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल होती है, उससे हम कोई डिसीजन बना पाते हैं। जैसे आयुष स्कोर्ड 85% इन जनवरी एंड हिज एवरेज स्कोर इज 45। अब इसका कुछ मीनिंग है, इसको पढ़ के तुम कुछ समझ पा रहे हो, राइट, कि जनवरी में आयुष के 85% आए और अभी तक का उसका स्कोर का एवरेज 45 चल रहा है। तो ये पढ़कर अब तुम डिसीजन बना सकते हो। मान लो ऐसे ही तुम्हें बाकी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो तुम ये डिसाइड कर पाओगे कि टॉपर कौन है, किसके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं, किसके सबसे कम मार्क्स हैं, है ना। तो उसे हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। डेटाबेस यानी डेटा का ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन जिसे हम इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर और मैनेज करते हैं। डेटाबेसेस में यूजर्स डेटा को इजीली स्टोर, रिट्रीव या मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हारी स्कूल लाइब्रेरी का डेटाबेस होगा, पूरे स्कूल का एक डेटाबेस होगा, है ना। और डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिससे डेटाबेसेस को मैनेज करते हैं। इससे हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, उसमें डेटा एंटर करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं या डिलीट करते हैं। बेसिकली डेटाबेस की प्लानिंग और मेंटेनेंस में ये काम आता है। फॉर एग्जांपल माईसीक्वल और लिब्रे ऑफिस बेस। अब देखते हैं कि डीबीएमएस के और क्या एडवांटेजेस होते हैं। अब डेटाबेस में क्योंकि डेटा ऑर्गेनाइज रहता है तो उसमें कोई भी डेटा सर्च करना है या रिट्रीव करना है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है और हम उस ऑर्गेनाइज डेटा को ईजिली एनालाइज भी कर पाते हैं। जैसे उसमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना हो या मीन या एवरेज कैलकुलेट करना हो तो वो भी हम ईजिली कर पाते हैं। और अगर वही डेटा सेट हमें किसी दूसरी एप्लीकेशन में भी चाहिए है तो सेम डेटाबेस को हम मल्टीपल एप्लीकेशंस के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और डेटाबेस में क्योंकि एक डेटाबेस को एक ही बार हम स्टोर कर सकते हैं तो उससे अननेसेसरी डेटा का डुप्लीकेशन नहीं होता है और हमारी मेमोरी सेव होती है। और डेटाबेस में डेटा कंसिस्टेंट रहता है, यानी पूरे सिस्टम में एक जैसा डेटा रहता है। फॉर एग्जांपल तुम्हारे स्कूल के रिकॉर्ड में अगर अंश का नेम अपडेट होकर अंशिका हो गया है तो वो चेंज पूरे डेटाबेस में होगा। जहां जहां भी उस पर्सन अंश का नेम होगा वो चेंज होकर अंशिका हो जाएगा, यानी डेटा कंसिस्टेंट हो जाएगा थ्रू आउट द डेटाबेस। ऐसा नहीं कि एडमिशन वाले टेबल में अंश है और क्लास वाली टेबल में अंशिका, ऐसा नहीं होता। और क्योंकि डेटा की रिडंडेंसी यानी डुप्लीकेशन कम हो गया है और कंसिस्टेंसी बढ़ गई है तो इससे डेटाबेस में डेटा और ज्यादा एक्यूरेट हो जाता है, यानी डेटा की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। जब भी डेटाबेस को डिजाइन किया जाता है तो हम टेबल्स की जो फील्ड्स होती हैं उसमें कुछ रूल सेट कर देते हैं कि इस फील्ड में केवल यही डेटा स्टोर होगा। फॉर एग्जांपल एज वाले कॉलम में हम रूल लगा सकते हैं कि एज हमेशा 0 से ज्यादा ही एंटर करी जाएगी वरना यूजर को एरर शो होगा। इससे डेटाबेस की वैलिडिटी इंश्योर होती है और इनवैलिड डेटा एंट्री के टाइम पर ही रिजेक्ट हो जाता है। और डेटाबेस में हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि किस यूजर को कितना डेटाबेस का एक्सेस देना है, वो कौन सा डेटा एक्सेस कर सकता है और कौन सा नहीं। तो जब भी वो पासवर्ड एंटर करेगा तभी उस डेटा को वो एक्सेस कर पाएगा। इससे हम ये इंश्योर करते हैं कि डेटा को कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस ना कर पाए। और डेटाबेस में डेटा इंक्रिप्शन भी किया जाता है। सिंपली बोलूं तो डेटा को अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो जब भी कोई अनऑथराइज्ड पर्सन उसे एक्सेस करना भी चाहेगा तो उसे कुछ समझ नहीं आएगा। डेटा डिक्रिप्ट तभी होगा जब उस पर्सन को एक्सेस ग्रांट करी जाएगी, तब जाके वो डेटा रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा। तो इससे डेटाबेस में डेटा की सिक्योरिटी इंश्योर होती है। डीबीएमएस की डेफिनेशन और एडवांटेजेस वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस साल के बोर्ड एग्जाम में क्या पैटर्न होगा ये तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम सैंपल पेपर सॉल्व करोगे। और उसके लिए तुम पीडब्ल्यू की सैंपल पेपर बुक्स फॉलो कर सकते हो जिसमें लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड तुम्हें सैंपल पेपर्स मिलेंगे। टोटल इसमें 15 सैंपल पेपर्स हैं जिसके आंसर्स भी तुम्हें इसी बुक में मिल जाएंगे। आंसर्स को देख करके तुम्हें ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस में कैसा आंसर लिखा जाता है ताकि हम बढ़िया मार्क्स इंश्योर कर पाए। तो आंसर कैसे लिखना है, मार्किंग स्कीम क्या है, उस पर तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी। और सबसे बेस्ट चीज इस बुक के स्टार्टिंग में ही मेंशन्ड है, वो है 111 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस। हर चैप्टर से कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं और इस साल भी उनके बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत हाई चांसेस हैं। वो इस बुक में तुम्हें स्टार्टिंग में ही मिल जाएंगे। और साथ ही हर चैप्टर की चीट शीट्स भी तुम्हें दी हुई है जिससे तुम किसी भी चैप्टर को जल्दी से रिवाइज कर पाओगे। साइंस, मैथ्स, एसएसटी और इंग्लिश सभी सब्जेक्ट्स के सैंपल पेपर की बुक्स तुम डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हो। और अगर पीडब्ल्यू की वेबसाइट से परचेज करोगे तो RDV ये कूपन कोड यूज करना परचेज के टाइम पे, तो तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटा मॉडल्स के बारे में। एक डेटाबेस को हम अलग अलग तरीके से डिजाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन कि उसमें हम किस टाइप का डेटा स्टोर करने जा रहे हैं। और इसी डेटाबेस के स्ट्रक्चर को हम डेटा मॉडल कहते हैं, जो ये बताता है कि डेटाबेस में डेटा किस तरीके से स्टोर किया जाएगा और किस तरीके से रिट्रीव किया जाएगा। तो ऐसे ही 3 डेटा मॉडल्स के बारे में हमें अभी पढ़ना है। फर्स्ट इज हायरार्किकल डेटा मॉडल। हायरार्किकल डेटा मॉडल में डेटा एक ट्री जैसे स्ट्रक्चर में स्टोर किया जाता है।
है इसमें जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो मल्टीपल लेवल्स पे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लें तो ये एक कंपनी है जिसके 2 मैनेजर्स हैं और इसमें पहला मैनेजर 3 एम्प्लॉयज को मैनेज करता है और दूसरा सिर्फ एक को मैनेज करता है। तो ऐसे हम इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड्स में स्टोर करते हैं और रिकॉर्ड्स को अलग अलग लेवल पे लिंक करते हैं तो एक हायरार्की बन जाती है। नेक्स्ट इज नेटवर्क डेटा मॉडल। इसमें हम डेटा स्टोर करते हैं एक नेटवर्क या ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर में, जिसमें ये नोड्स रिप्रेजेंट करती हैं एक रिकॉर्ड को और ये एजेस रिप्रेजेंट करती है उन रिकॉर्ड्स के बीच के रिलेशन को। नेटवर्क डेटा मॉडल हायरार्किकल डेटा मॉडल से ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि इसमें हम कॉम्प्लेक्स मैनी टू मैनी रिलेशनशिप भी शो कर सकते हैं जो कि हम हायरार्किकल डेटा मॉडल में नहीं कर सकते थे। जैसे हायरार्किकल में 1 to many और 1 to 1 रिलेशनशिप हम शो कर पा रहे थे, बट मैनी टू मैनी नहीं शो कर सकते उसमें। जैसे अगर ये एम्प्लॉय को अगर दोनों मैनेजर मैनेज करते हैं तो ये हम डायरेक्टली नहीं शो कर पाएंगे हायरार्किकल मॉडल में, बट नेटवर्क मॉडल में कर सकते हैं। तो बेसिक डिफरेंस ये है कि हायरार्किकल मॉडल में एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट नहीं हो सकते, बट नेटवर्क मॉडल में एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट हो सकते हैं। ये जो अलग अलग रिलेशंस की हम बात कर रहे हैं 1 to many, many to many, ये हम चैप्टर में आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, तब मैं तुम्हें और अच्छे से इन्हें समझा दूंगा, अभी टेंशन मत लो। और सिर्फ वीडियोस देख के मत चले जाना बोर्ड एग्जाम देने, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस के लिए तुम हमारी आईटी की पीवाईक्यू वाली ई बुक फॉलो कर सकते हो, जिसमें लास्ट 5 ईयर्स के पीवाईक्यू और उनके सोल्यूशन दिए हुए हैं और जो लेटेस्ट सिलेबस में टॉपिक आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं के क्वेश्चन इंक्लूड करे हुए हैं। और इन्हें प्रैक्टिस करके तुम्हें पता लगेगा कि बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हें कैसे आंसर करना है ताकि तुम फुल मार्क्स इंश्योर कर पाओ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर चेक कर लेना। और हाँ, RDV कोड यूज करना ताकि तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। अब नेक्स्ट इज रिलेशनल डेटा मॉडल। ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मॉडल है। इसमें हम डेटा को मल्टीपल टेबल्स में स्टोर करते हैं और एक कॉमन फील्ड की मदद से उन टेबल्स को आपस में लिंक कर देते हैं। अब रिलेशनल डेटाबेस में कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं जो कि तुम्हें अभी पता होनी चाहिए, वरना आगे चैप्टर में कंफ्यूजन हो जाएगा। सबसे पहला है एंटिटी। जिस भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर करी जाती है उसे हम एंटिटी कहते हैं। और एक एंटिटी की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। जैसे एक स्टूडेंट है अंश, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी ना, जैसे उसकी एज, हाइट, वेट, मार्क्स, क्लास एक्सेट्रा। तो एंटिटी के इन कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज को हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। रिलेशनल डेटा मॉडल में डेटा टेबल्स में स्टोर किया जाता है जो कि रोज और कॉलम की एक कलेक्शन होती है। जैसे एक एम्प्लॉय टेबल हो सकती है जिसकी फील्ड्स होंगी नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, सैलरी एक्सेट्रा। और फील्ड्स क्या होती हैं? जब भी हम कॉलम, फील्ड या एट्रीब्यूट बोले तो इनका मतलब लगभग सेम ही है। फील्ड डेटाबेस की सबसे छोटी एंटिटी कंसीडर की जाती है जिसके कलेक्शन से एक रिकॉर्ड बनता है और रिकॉर्ड के कलेक्शन से बनती है एक टेबल, देन टेबल्स के कलेक्शन से बनता है एक पूरा डेटाबेस। फील्ड्स में एक ही टाइप का डेटा स्टोर किया जाता है। जैसे अगर नेम वाला कॉलम है या फील्ड है तो उसमें सिर्फ टेक्सचुअल डेटा आएगा और सैलरी वाले में सिर्फ नंबर्स आएंगे, यानी एक कॉलम में एक जैसा डेटा स्टोर होता है। और जो भी डेटा एक सेल में हम एंटर करते हैं उसे डेटा वैल्यू कहते हैं। ये न्यूमेरिक भी हो सकती है, अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकती है, बुलियन भी हो सकती है। ये सारे डेटा टाइप हम आगे देखेंगे डिटेल में, टेंशन मत लो। और आगे बात करें रिकॉर्ड, रो या टपल की, तो इन सब का मतलब भी सेम ही होता है। टेबल में जो ये हॉरिजॉन्टल रो है इसे ही रिकॉर्ड या टपल भी कहते हैं, जो कि मल्टीपल फील्ड्स के कलेक्शन से बनती है। और एक रो में एक एंटिटी के सारे एट्रीब्यूट्स की डेटा वैल्यू का कलेक्शन स्टोर्ड होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कीज के बारे में। डीबीएमएस में मेजरली 5 कीज के बारे में हमें पढ़ना है। कीज की जरूरत क्यों होती है पहले मैं तुम्हें वो बता देता हूँ, तब आगे का तुम्हें इजीली समझ आ जाएगा। तो मान लो तुम्हारी ये क्लास की एक टेबल है जिसमें सारे स्टूडेंट्स का नेम, फोन नंबर, मार्क्स, एड्रेस, आधार कार्ड, ये सारी डिटेल्स स्टोर्ड है। तो इसमें देखो ये 2 बच्चों का नेम सेम है, सौरभ और सौरभ, पर इन 2 सौरभ में से एक क्लास का टॉपर है और दूसरा जस्ट पासिंग मार्क्स लाता है। तो जब हम इन सौरभ का डेटा निकालना चाहेंगे डेटाबेस में से तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इन दोनों में? क्योंकि अगर डिफरेंशिएट नहीं कर पाए तो ऐसा भी तो हो सकता है जो प्राइस टॉपर के एड्रेस पे सेंड करना था वो गलती से दूसरे सौरभ के घर पे चले जाए, ऐसे में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमें टेबल में कीज का यूज करना होता है ताकि हम हर एक रो को इजीली यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। तो पहली की है सुपर की। सुपर की में वो सारे कॉलम्स का सेट आ जाता है जो कि टेबल की हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर ले। जैसे अगर सारे कॉलम्स को मिलाकर तुम एक की बना दो तो वो ऑब्वियसली एक सौरभ को दूसरे सौरभ से तो अलग कर ही पाएगी इजीली, है ना? बट ये कोई यूजफुल तरीका नहीं है। इसलिए नेक्स्ट की कैंडिडेट की बात करते हैं। कैंडिडेट की को हम मिनिमल सुपर की कहते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि टेबल में हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर ले और इसको तुम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। मतलब अगर इन एट्रीब्यूट्स को तुम यूज नहीं करोगे तो तुम एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। जैसे अगर सिर्फ आधार कार्ड भी हमें पता होगा तब भी हम 2 स्टूडेंट्स के बीच इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि आधार कार्ड नंबर तो सबका यूनिक ही होता है ना। या फिर अगर पैन कार्ड डिटेल इसमें होती तो वो भी एक कैंडिडेट की बन जाती। तो ऐसे मल्टीपल कैंडिडेट कीज हो सकती है टेबल में, बट इन सारी कैंडिडेट कीज में से हम एक को प्राइमरी की सेट करते हैं।
प्राइमरी की इज अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम इन अ डेटाबेस दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो। और प्राइमरी की कॉलम में कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती और ना ही नल हो सकती, मतलब इसको तुम खाली भी नहीं छोड़ सकते, और दो रोज में प्राइमरी की वैल्यू सेम भी नहीं हो सकती। और अगर दो या दो से ज्यादा कॉलम से मिलकर एक प्राइमरी की बन रही है तो उसे हम कंपोजिट की कहते हैं। और जो कैंडिडेट कीज प्राइमरी की नहीं बन पाई उन्हें कहते हैं अल्टरनेट कीज। और लास्ट में हमारी फॉरेन की उसे कहते हैं जो कि दूसरे टेबल की प्राइमरी की को रेफर करती है और इन दो टेबल्स को आपस में लिंक करती है। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज ऑब्जेक्ट्स इन डीबीएमएस। डीबीएमएस में ऑब्जेक्ट्स उन स्ट्रक्चर या कंपोनेंट्स को कहते हैं जिसकी हेल्प से हम डेटा स्टोर, मैनेज या मैनिपुलेट कर पाते हैं। जैसे टेबल्स में हम डेटा स्टोर करते हैं और क्वेरीज की हेल्प से हम उस डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं या उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं या उसे डिलीट भी कर सकते हैं। और फॉर्म्स एक यूजर फ्रेंडली तरीके से हमें टेबल में डेटा एंटर करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। और रिपोर्ट्स में से हम डेटाबेस से स्पेसिफिक डेटा को रिट्रीव करके एक प्रॉपर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ताकि उस डेटा को समझना आसान हो और उसको एनालाइज करके कोई हम डिसीजन बना सके। ताकि उस डेटा को समझना आसान हो और उसको एनालाइज करके कोई डिसीजन बनाना भी आसान हो। जैसे तुम सिंपल अपने स्कूल के रिपोर्ट कार्ड का ही एग्जांपल ले लो, उसमें एक साइड सब्जेक्ट होते हैं और दूसरे साइड उनके मार्क्स होते हैं, तो तुम इजीली समझ पाते हो कि कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं, किस में सबसे कम आए हैं, तो तुम इजीली उसे एनालाइज कर पाते हो, डिसीजन बना पाते हो, है ना। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं और चैप्टर नंबर 9 स्टार्टिंग विद लिब्रे ऑफिस बेस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ना है। डेटा टाइप्स जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि डेटा के टाइप्स के बारे में बताता है कि किस टाइप का डेटा एक पर्टिकुलर फील्ड में स्टोर किया जाएगा, और जिस टाइप का डेटा होगा उसी के अकॉर्डिंग फील्ड का साइज भी वेरी करेगा। जैसे सबसे पहला है हमारा टेक्स्ट डेटा टाइप। इसमें लेटर्स, नंबर्स, स्पेशल सिंबल्स या इन सब का कॉम्बिनेशन हम स्टोर कर सकते हैं। बट भले ही इसमें नंबर्स भी आते हो, बट याद रखना इसमें तुम अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे पैन कार्ड नंबर तुम्हें स्टोर करना है तो तब तुम इस डेटा टाइप का यूज कर सकते हो, क्योंकि पैन कार्ड में अल्फाबेट्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं ना। और टेक्स्ट डेटा टाइप के फर्दर 3 डिवीजन्स हैं, लॉन्ग वारचार, चार और वारचार। लॉन्ग वारचार का यूज तब होता है जब हमें कोई बड़ा सा डिस्क्रिप्टिव डेटा स्टोर करना हो जिसमें 255 से ज्यादा कैरेक्टर्स हो, और ये मैक्सिमम 64,000 कैरेक्टर्स स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट है चार डेटा टाइप। ये तब यूज होता है जब हमें एग्जैक्टली पता हो कि कितने कैरेक्टर्स हम एक फील्ड में स्टोर करवाने वाले हैं। जैसे आधार कार्ड नंबर अगर हमें स्टोर करवाना है तो उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि आधार कार्ड के नंबर तो फिक्स्ड ही होते हैं ना। नेक्स्ट है वारचार। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें एक्चुअल लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स नहीं पता हो। मान लो हमने नेम वाली फील्ड बनाई है, तो इसमें हो सकता है किसी का नाम बड़ा हो, किसी का छोटा हो, तो हम इसके लिए एक मैक्सिमम मेमोरी सेट कर देते हैं, जैसे 255। तो इसके बाद हम इसमें जितने भी कैरेक्टर्स एंटर करेंगे उतना ही ये मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। बट चार डेटा टाइप में क्या होता कि अगर तुम उसमें लेंथ 50 सेट कर देते और उसके बाद तुम उसमें सिर्फ 5 कैरेक्टर्स भी एंटर करते, तब भी वो जो स्पेस है वो 50 कैरेक्टर्स के लेंथ जितनी ही ऑक्यूपाई करता। नेक्स्ट है न्यूमेरिक डेटा टाइप, और जैसा कि तुम्हें इसके नाम से ही पता लग रहा है, ये न्यूमेरिक डेटा यानी नंबर्स को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें भी फर्दर काफी डिवीजन्स हैं, जैसे टीनी इंटीजर, टीनी इंट, जिसमें सिर्फ 0 से लेके 255 के बीच के तुम नंबर्स एंटर कर सकते हो। और वैसे ही बाकियों की भी रेंज यहाँ पे दी हुई है, इनको वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, पूछा नहीं जाता। बस ये टीनी इंटीजर की रेंज याद कर लो, 0 से लेके 255 तक होती है। उसके बाद डेसिमल और इंटीजर, ये दो डेटा टाइप फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। बाकियों के ऊपर से एक बार नाम देख लो। नेक्स्ट इज करेंसी डेटा टाइप। तो जब भी हम रुपी, डॉलर ये सब डेटा स्टोर करना चाहते हैं टेबल में, तो हम करेंसी डेटा टाइप का यूज करेंगे। डेट और टाइम स्टोर करने के लिए डेट और टाइम डेटा टाइप यूज होगा। कोई अगर येस, नो, ट्रू, फॉल्स, 0, 1 ऐसी कोई वैल्यूज अगर हमें स्टोर करनी है तो हम बुलियन डेटा टाइप का यूज करेंगे। और जो डेटा हम 0 और 1 की स्ट्रिंग्स का यूज करके स्टोर कर सकते हैं उसके लिए बाइनरी डेटा टाइप का हम यूज करेंगे। तो अब डेटाबेस क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिब्रे ऑफिस बेस ओपन करो। अब डेटाबेस विजार्ड ओपन होगा जिसमें तुम न्यू डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटाबेस को ओपन कर सकते हो। अब अगर तुम यहाँ पे रजिस्टर डेटाबेस पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा डेटाबेस पब्लिक हो जाएगा और उसे बाकी लोग भी यूज कर पाएंगे। तो फिलहाल इसे पब्लिक नहीं करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर फिनिश बटन पे क्लिक करते ही सेव एज डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें तुम वो फोल्डर सिलेक्ट करो जहाँ पे तुम्हें डेटाबेस स्टोर करना है और फिर एक नेम दे दो अपने डेटाबेस को, देन सेव बटन पे क्लिक कर दो। अगर तुम कुछ नेम नहीं दोगे तो डेटाबेस न्यू डेटाबेस .odb नेम से सेव हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस बेस का इंटरफेस में तुम्हें थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये है लिब्रे ऑफिस बेस का टाइटल बार जो सबसे टॉप पे लोकेटेड होता है। इसमें डेटाबेस का नेम डिस्प्ले होता है और विंडो को क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज ये सब करने के ऑप्शन रहते हैं। उसके बाद आता है मेन्यू बार जिसमें ये 7 अलग अलग मेन्यू आइटम्स होते हैं। देन मेन्यू बार के नीचे है स्टैंडर्ड टूल बार जिसमें फ्रीक्वेंटली यूज टूल को तुम एक्सेस कर सकते हो। और इंटरफेस विंडो के बॉटम पर तुम्हें ये स्टेटस बार दिखेगा जिसमें डेटाबेस के ऑब्जेक्ट के व्यू टाइप के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है। डेटाबेस पेन विंडो के लेफ्ट साइड में होता है और ये डेटाबेस के ऑब्जेक्ट जैसे टेबल, क्वेरीज और फॉर्म्स, रिपोर्ट्स ये सबको डिस्प्ले करता है। जब भी तुम इसमें किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो तो उसके रिलेटेड टास्क पेन और ऑब्जेक्ट एरिया ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाता है।
जहाँ पे तुम नए ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हो या एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स को देखकर उन्हें एडिट भी कर सकते हो। ये डेटाबेस के डिफरेंट कंपोनेंट्स को इजीली एक्सेस और मैनेज करने के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो अब हमने इंटरफेस पूरा समझ लिया है, अब डायरेक्टली काम करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज ओपनिंग अ डेटाबेस। किसी भी डेटाबेस को ओपन करने के लिए सिंपली फाइल में जाकर ओपन पे क्लिक कर दो। देन ओपन डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें जो भी डेटाबेस तुम्हें ओपन करना है उसे सिलेक्ट करो और ओपन बटन पे क्लिक कर दो। या तुम कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+O का भी यूज कर सकते हो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटाबेस को ओपन करने के लिए। अब हम एक टेबल बनाना सीखेंगे, तो फर्स्टली क्रिएटिंग अ टेबल यूजिंग विजार्ड। जब हम एक नया डेटाबेस क्रिएट कर रहे होते हैं तो ये ऑप्शन हमें तब भी मिलता है और बाद में भी हम टास्क पेन से इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो टास्क पेन से क्रिएट टेबल यूजिंग विजार्ड पे क्लिक कर दो। देन टेबल विजार्ड में से एक टेबल की टेम्पलेट चूज करो। यहाँ पे तुम्हें काफी सारी सैंपल टेबल्स मिल जाएंगी, इसमें से कोई एक सिलेक्ट कर लो। देन जो भी फील्ड्स तुम्हें अपनी टेबल में चाहिए उसे अवेलेबल फील्ड्स के सेक्शन से सिलेक्टेड फील्ड्स के सेक्शन में मूव करो इस एरो वाले बटन की मदद से। या फिर अगर तुम सारी फील्ड्स एक साथ मूव करना चाहते हो सिलेक्टेड फील्ड्स वाले एरिया में, तो ये डबल एरो वाले बटन पे क्लिक कर दो। नाउ क्लिक नेक्स्ट। अब हम इनका डेटा टाइप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, नेम चेंज कर सकते हैं, बेसिकली फील्ड की प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करके अब हम एक प्राइमरी की सेट कर सकते हैं अपने टेबल के लिए। प्राइमरी की यानी कि एक ऐसा कॉलम जिसकी वैल्यू हर एक रो के लिए यूनिक होगी, प्लस तुम उसे खाली नहीं छोड़ सकते हो। ये तुम्हें हेल्प करेगी एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में। अब नेक्स्ट पे क्लिक करो, देन एंश्योर कि इंसर्ट डेटा इमीडिएटली सिलेक्टेड हो ताकि तुम टेबल क्रिएशन के बाद डायरेक्टली उसमें डेटा एंटर कर पाओ। देन फिनिश बटन पे क्लिक कर दो और ये प्रोसेस तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद डेटा शीट व्यू ओपन होगा जिसमें तुम अपनी न्यूली क्रिएटेड टेबल में डेटा एंटर कर पाओगे। अब टेबल क्रिएट करने का दूसरा तरीका देखते हैं, क्रिएटिंग अ टेबल इन डिजाइन व्यू। उसके लिए एक डेटाबेस ओपन करो और टास्क पेन से क्रिएट अ टेबल इन डिजाइन व्यू इस पे क्लिक करो। अब इसमें तुम्हें एक ग्रिड स्ट्रक्चर दिखेगा जिसमें 3 कॉलम्स होंगे, फील्ड नेम, फील्ड टाइप और लास्टली डिस्क्रिप्शन। ये तो तुम्हें नाम से ही पता लग रहा है कि फील्ड नेम में फील्ड का नेम एंटर करना है। देन उसके बाद फील्ड टाइप में हम उसका डेटा टाइप सेट कर सकते हैं और फील्ड डिस्क्रिप्शन वैसे तो उतना जरूरी नहीं है क्योंकि ये हमारी टेबल का पार्ट नहीं बनेगा। बस अगर तुम्हें फील्ड के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो तुम वो यहाँ पर कर सकते हो। तो ऐसे ही 2 और फील्ड्स क्रिएट कर लेते हैं। देन फील्ड टाइप से उनका डेटा टाइप सेट करके हम फील्ड प्रॉपर्टीज पेन से फील्ड की प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं। जैसे एंट्री रिक्वायर्ड, अगर तुम येस सेट कर दोगे तो उस फील्ड में तुम्हें डेटा एंटर करना ही होगा, उसे तुम खाली नहीं छोड़ सकते। या फिर तुम उसको एक डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हो कि इन केस अगर उस फील्ड में कोई डेटा एंटर नहीं किया गया हो तो ये वैल्यू वहां पर आ जाए। और डिस्क्रिप्शन ऐड करना है तो वो कर लो, वरना इसे ऐसे ही छोड़ दो। अब ये टेबल बनाने के बाद हमें एक फील्ड को प्राइमरी की सेट करना होगा। उसके लिए फील्ड नेम से पहले माउस कर्सर को प्लेस करो और राइट क्लिक करो, जिससे एक पॉपअप मेन्यू डिस्प्ले होगा। अब इस पॉपअप मेन्यू से प्राइमरी की का ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, जिससे अब फील्ड नेम से पहले एक की का आइकन शो होने लगेगा जो ये इंडिकेट करेगा कि ये फील्ड टेबल की प्राइमरी की है। अगर एक कंपोजिट की सेट करनी है यानी प्राइमरी की कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर कॉलम्स, तो उसके लिए कंट्रोल की प्रेस करो कीबोर्ड पे। देन एक कॉलम या फील्ड पे क्लिक करो, देन दूसरे पे क्लिक करो, तो ये दोनों अब एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। अब राइट क्लिक करके तुम पॉपअप मेन्यू से प्राइमरी की के ऑप्शन पे क्लिक कर दो, तो ये दोनों मिलकर अब इस टेबल की प्राइमरी की बन जाएंगी। अब हमने टेबल बना दी है और उसमें प्राइमरी की भी सेट कर दी है, तो इसे बस तुम अब सेव कर दो सेव वाले बटन पे क्लिक करके, या मेन मेन्यू से फाइल पे क्लिक करो देन सेव पे क्लिक कर दो। या तुम शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हो, Ctrl+S प्रेस कर दो। उसके बाद जो डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें टेबल का नेम एंटर कर देना और ओके पे क्लिक कर देना, तो तुम्हारी टेबल अब सेव हो जाएगी। अब हमारी टेबल बन गई है और सेव भी हो गई है, तो अब देखते हैं कि इसमें डेटा कैसे एंटर करना है। तो टेबल के नेम पे डबल क्लिक करो, जिससे डेटा शीट व्यू में तुम्हारी टेबल ओपन हो जाएगी। इसके टॉप रो में तुम्हें फील्ड नेम दिखेंगे, तो सेकंड रो में जो फर्स्ट ब्लैंक फील्ड है उस पे क्लिक करो और डेटा एंटर करना स्टार्ट करो। देन कीबोर्ड पे टैब की प्रेस करो तो वो कर्सर अगले फील्ड में शिफ्ट हो जाएगा और वहां पे भी तुम डेटा एंटर कर पाओगे। ऐसे करके पूरे टेबल में डेटा एंटर कर लो और लास्ट में डेटा को वेरीफाई करके टेबल को सेव कर लो। फील्ड नेम से पहले ये जो ब्लैक पॉइंटिंग एरो है ये हमें बताता है कि अभी करंटली कौन सा रिकॉर्ड सिलेक्टेड है। तो टेबल के अलग अलग रिकॉर्ड्स में मूव करने के लिए तुम ये नेविगेशन बॉक्स का यूज कर सकते हो। नेविगेशन बॉक्स में मेनली 2 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है ये रिकॉर्ड सिलेक्टर बॉक्स, इसमें तुम उस रिकॉर्ड का नंबर एंटर कर दो जिसमें तुम डायरेक्टली मूव करना चाहते हो, या फिर तुम ये नेविगेशन बटन्स का भी यूज कर सकते हो अलग अलग रिकॉर्ड्स में जंप करने के लिए। अब जिस तरह हमने फील्ड्स में डेटा एंटर किया, ठीक उसी तरीके से हम फील्ड के डेटा को एडिट भी कर सकते हैं। सिंपली तुम्हें उस फील्ड में जाकर कर्सर को प्लेस कर देना है और न्यू वैल्यू को एंटर कर देना है। बट ध्यान रहे चेंजेस खुद से नहीं सेव होंगे, जब भी तुम चेंजेस करोगे उसे तुम्हें खुद ही जाकर सेव करना पड़ेगा और कीबोर्ड पे ESC यानी एस्केप की प्रेस करके तुम उन चेंजेस को कैंसिल कर सकते हो। नेक्स्ट अब देखते हैं कि टेबल से किसी रिकॉर्ड को कैसे डिलीट करते हैं। टेबल से किसी रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए सिंपली उस रिकॉर्ड को सिलेक्ट करो, देन डिलीट की प्रेस कर दो कीबोर्ड पे, या फिर एडिट मेन्यू से तुम डिलीट रिकॉर्ड के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, या फिर उस रिकॉर्ड पे राइट क्लिक करके डिलीट रो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो। फिर जब कंफर्मेशन बॉक्स आएगा उसमें यस कर देना,
तो ये तीनों तरीकों से तुम एक रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट इज सॉर्टिंग डेटा इन टेबल। सॉर्टिंग मतलब टेबल के रिकॉर्ड्स को पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना, जैसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके लिए तुम्हें ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले टेबल ओपन करो और उस फील्ड को सिलेक्ट करो जिसके बेसिस पे तुम्हें रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करना है। अब टूल बार से A to Z इस आइकन पे अगर तुम क्लिक करोगे तो रिकॉर्ड्स असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएंगे। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में सेव करना है तो Z to A ये वाले आइकन पे क्लिक कर दो। अगर मल्टीपल फील्ड्स के बेसिस पे तुम्हें डेटा को सॉर्ट करना है तो सॉर्ट के आइकन पे क्लिक करो, जिससे सॉर्ट ऑर्डर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें फील्ड सिलेक्ट करो, देन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर सिलेक्ट करो, देन ओके पे क्लिक कर दो, हो जाएगा। अब आज हमने काफी सारा काम कर लिया है लिब्रे ऑफिस बेस पे, तो अब इसे हमें क्लोज करना भी सीखना है। सिंपली फाइल में जाकर क्लोज पे क्लिक कर दो या डायरेक्टली ये क्रॉस वाले बटन पे क्लिक कर दो तो ये बंद हो जाएगा। अभी तक हमने DBMS के बेसिक्स पढ़े और टेबल क्रिएट करना सीखा। इस चैप्टर में हम एक स्टेप आगे बढ़कर मल्टीपल टेबल्स क्रिएट करेंगे और उनके बीच रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे, और इसके साथ ही टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो अभी तक हमने डेटाबेस में टेबल क्रिएट करना सीख लिया है। अगर इस टेबल की हम कुछ प्रॉपर्टीज मॉडिफाई करना चाहते हैं तो डेटाबेस पेन से टेबल के नेम पे राइट क्लिक करो और पॉपअप मेन्यू से एडिट का ऑप्शन सिलेक्ट करो। अब जो भी मॉडिफिकेशंस करने हैं वो करके फिर तुम टेबल को सेव कर दो। और अगर टेबल डिलीट करनी है तो उसके नेम पे अगेन राइट क्लिक करके पॉपअप मेन्यू से डिलीट का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना। देन कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स आएगा, उस पे यस पे क्लिक कर देना तो टेबल तुम्हारी डिलीट हो जाएगी। और इसी तरह अगर तुम टेबल को रीनेम करना चाहते हो तो उसके नेम पे राइट क्लिक करके पॉपअप मेन्यू से रीनेम का ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। मान लो ये दो टेबल्स के बीच हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें ध्यान देनी है वो ये है कि दो टेबल्स को आपस में लिंक करने के लिए तुम्हें उन दो टेबल्स में एक कॉमन फील्ड क्रिएट करनी होगी जिसका डेटा टाइप दोनों टेबल्स में सेम होगा। जैसे हमारी स्टूडेंट डिटेल्स टेबल में एडमिशन नंबर एक प्राइमरी की कॉलम है और स्टूडेंट रिजल्ट टेबल में रोल नंबर प्राइमरी की है, और इस रिजल्ट वाली टेबल में ये एडमिशन नंबर वाली फील्ड एक फॉरेन की है जो कि स्टूडेंट डिटेल टेबल की प्राइमरी की को रेफर करती है और इन दोनों टेबल्स को आपस में लिंक करती है। इसमें स्टूडेंट डिटेल्स टेबल को हम मास्टर टेबल कहेंगे और स्टूडेंट रिजल्ट्स टेबल को ट्रांजैक्शन टेबल कहेंगे। मास्टर टेबल के रिकॉर्ड्स को मास्टर रिकॉर्ड्स कहा जाता है और ट्रांजैक्शन टेबल के रिकॉर्ड्स को ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कहा जाता है। सिंपली बोलूँ तो जिस टेबल से रेफरेंस लिया जाता है उसे मास्टर टेबल कहते हैं, और जब मास्टर टेबल में एक एडमिशन नंबर का रिकॉर्ड ऐड होगा तभी उसके रिलेटेड डेटा रिजल्ट्स टेबल में हम ऐड कर पाएंगे। अब दो टेबल्स को जब हम लिंक करते हैं तो उनके बीच हम तीन अलग अलग टाइप की रिलेशनशिप सेट कर सकते हैं। पहली है 1-to-1 रिलेशनशिप। 1-to-1 रिलेशनशिप में एक टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरे टेबल के सिर्फ एक रिकॉर्ड से लिंक्ड होता है। जैसे हम एक सिटीजन टेबल बना लेते हैं और दूसरी आधार कार्ड टेबल बना लेते हैं। अब क्योंकि एक व्यक्ति का एक ही आधार कार्ड होगा यानी सिटीजन टेबल का एक रिकॉर्ड आधार कार्ड टेबल के एक ही रिकॉर्ड से लिंक्ड होगा, और आधार कार्ड टेबल से भी हर एक रिकॉर्ड एक ही सिटीजन रिकॉर्ड से लिंक्ड होगा। तो इसे हम कहते हैं 1-to-1 रिलेशनशिप। दूसरा है 1-to-many रिलेशनशिप। 1-to-many रिलेशनशिप में एक टेबल के एक रिकॉर्ड के साथ दूसरे टेबल के मल्टीपल रिकॉर्ड्स लिंक्ड हो सकते हैं। मतलब एक तरफ से एक रिकॉर्ड और दूसरी तरफ से उससे रिलेटेड काफी सारे रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। जैसे कंपनी की डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय टेबल देखो, इस कंपनी में एक डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल एम्प्लॉयज काम कर सकते हैं, बट एक एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट में काम कर सकता है। तो ये हुआ 1-to-many रिलेशनशिप। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का मतलब है कि एक टेबल के मल्टीपल रिकॉर्ड्स दूसरे टेबल के मल्टीपल रिकॉर्ड से लिंक्ड हो सकते हैं। एग्जांपल से समझो, जैसे एक स्टूडेंट और कोर्स टेबल का एग्जांपल देखो। इसमें एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज में इनरोल कर सकता है और एक कोर्स के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं। पर हम ये रिलेशनशिप क्रिएट क्यों करते हैं दो टेबल्स के बीच में? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्रिएटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, वो देखते हैं। टेबल्स के बीच रिलेशनशिप बनाने से एक ही डेटा को बार बार स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अगर स्टूडेंट डिटेल्स और स्टूडेंट फीस टेबल के बीच हम रिलेशनशिप नहीं क्रिएट करते तो हर एक स्टूडेंट का नाम, क्लास और डिटेल्स फीस वाले टेबल में भी बार बार लिखनी पड़ती। रिलेशनशिप बनाने से बस एक यूनिक आईडी स्टोर होती है जो कि दो टेबल्स को आपस में लिंक करती है और डेटा डुप्लीकेशन नहीं होता। और अगर दो टेबल्स के बीच रिलेशनशिप सेट हो तो जब स्टूडेंट डिटेल्स का रिकॉर्ड डिलीट होता है तो उसी वक्त स्टूडेंट फीस से भी वो स्टूडेंट का फी वाला रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है या अपडेट हो जाता है बेस्ड ऑन कि हमने उस पे क्या रूल सेट कर रखे हैं। इससे डेटा हमारा हमेशा सिंक में रहता है। टेबल्स के बीच का लिंक इंश्योर करता है कि गलत या इनवैलिड डेटा एंटर ना हो और डेटाबेस का स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहे। जैसे ये दो टेबल्स देखो, स्टूडेंट डिटेल्स टेबल और स्टूडेंट कोर्स टेबल। स्टूडेंट डिटेल्स टेबल में स्टूडेंट आईडी 1, 2, 3 प्रेजेंट है और स्टूडेंट कोर्सेज टेबल में भी एक कॉलम है स्टूडेंट आईडी वाला। अब इसमें से स्टूडेंट डिटेल्स टेबल है हमारी मास्टर टेबल और स्टूडेंट कोर्सेज टेबल है हमारी ट्रांजैक्शन टेबल, क्योंकि उसमें स्टूडेंट आईडी एज अ फॉरेन की प्रेजेंट है जो कि रेफर कर रही है स्टूडेंट डिटेल्स टेबल के स्टूडेंट आईडी वाले फील्ड को। अब इसमें प्रॉब्लम
ये है कि स्टूडेंट कोर्सेज टेबल में स्टूडेंट आईडी 4 प्रेजेंट है, जो कि मास्टर टेबल में प्रेजेंट ही नहीं है। तो जब हम फॉरेन की कंस्ट्रेंट सेट करेंगे इन दो टेबल्स के बीच में, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली ये चेक करेगा कि स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 4 वैलिड है या नहीं। अगर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 4 स्टूडेंट डिटेल्स टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता तो सिस्टम हमें डेटा एंटर नहीं करने देगा, इससे इनवैलिड डेटा इंसर्ट नहीं होगा। लास्टली, अगर मास्टर टेबल में कोई अपडेट होता है तो उसका इंपैक्ट हमें रिलेटेड ट्रांजैक्शन टेबल में भी दिखाई देता है और वहां पर भी डिटेल्स अपडेट हो जाती हैं, जिससे टाइम और एफर्ट दोनों बचते हैं। तो अगर इतने सारे बेनिफिट्स हैं टेबल के बीच रिलेशनशिप सेट करने के, तो अब देखते हैं कि ये काम एग्जैक्टली करना कैसे है। सबसे पहले दो टेबल्स क्रिएट कर लेते हैं जिन्हें हमें आपस में लिंक करना है। जैसे एक टेबल है इवेंट कैटेगरी और दूसरी है इवेंट्स, और दोनों में एक कॉमन फील्ड हमें बनाना पड़ेगा जिसके बेसिस पे हम इन दोनों को आपस में लिंक करेंगे। इवेंट कैटेगरी टेबल में कैटेगरी आईडी फील्ड को हम प्राइमरी की सेट कर देंगे और यही फील्ड इवेंट्स टेबल में एक्ट करेगी एज ए फॉरेन की, और इवेंट्स टेबल की प्राइमरी की होगी इवेंट आईडी। तो ये हुआ टेबल क्रिएशन वाला पार्ट। उसके बाद रिलेशनशिप सेट करने के लिए मेन मेन्यू से टूल्स के अंदर रिलेशनशिप पे क्लिक करो। देन रिलेशनशिप डिजाइन स्क्रीन अपेयर होगी। अब इसमें हमें ऐड टेबल्स के डायलॉग बॉक्स में अपनी दोनों टेबल्स को ऐड करके क्लोज बटन पे क्लिक करना है। अब ये रिलेशनशिप्स एरिया में तुम्हें दोनों टेबल्स और साथ ही उनके फील्ड नेम दिख जाएंगे। देन इन्हें आपस में लिंक करने के लिए सिंपली जो कॉमन फील्ड है उसे फर्स्ट टेबल से ड्रैग करके दूसरे टेबल पे ड्रॉप कर दो। अब ये एक लिंक क्रिएट हो जाएगा जिसमें 1 लिखा है मास्टर टेबल के पास और n लिखा है ट्रांजैक्शन टेबल में, जो ये बता रहा है कि ये 1 to many रिलेशनशिप है। मास्टर और ट्रांजैक्शन टेबल को कभी कभी रेफरेंस टेबल और रेफरेंसिंग टेबल भी बोलते हैं। रेफरेंस टेबल वो टेबल होती है जिसमें प्राइमरी की प्रेजेंट होती है और ये प्राइमरी की दूसरे टेबल में रेफर की जा रही होती है। रेफरेंसिंग टेबल वो टेबल होती है जिसमें दूसरी टेबल की प्राइमरी की को रेफर किया जाता है एज अ फॉरेन की। इस चैप्टर का थ्योरी वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सारी चीजें याद कर लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर तुम देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि एग्जैक्टली किस टाइप के क्वेश्चंस आईटी के बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। और लास्ट 5 इयर्स की पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस के लिए तुम हमारी आईटी की पीवाईक्यूज वाली ई बुक फॉलो कर सकते हो। इसमें क्वेश्चंस तो है ही, साथ में जब तुम उनके आंसर्स रीड करोगे तो तुम्हें एग्जैक्टली ये पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन में कैसे तुम्हें आंसर लिखना है, ताकि तुम बोर्ड एग्जाम्स में फुल मार्क्स इंश्योर कर पाओ। और ये बुक नए सिलेबस के बेसिस पे अपडेट कर दी है, यानी जो टॉपिक्स आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स में उन्हीं के क्वेश्चंस तुम्हें इसमें मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में बुक का लिंक दिया हुआ है, RDV कोड यूज करना तो तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो अभी चेकआउट कर लो। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, वो है हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का प्रिंसिपल कहता है कि ट्रांजैक्शन टेबल में फॉरेन की का कोई अनमैच्ड वैल्यू नहीं होना चाहिए जो कि मास्टर टेबल में एग्जिस्ट ना करता हो। अगर मास्टर टेबल से कोई रिकॉर्ड डिलीट हो जाए तो ट्रांजैक्शन टेबल में भी उसका रेफरेंस डिलीट या अपडेट हो जाना चाहिए। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इंश्योर करती है कि ट्रांजैक्शन टेबल में सिर्फ वैलिड फॉरेन की वैल्यूज हो जो कि मास्टर टेबल में एग्जिस्ट करती है। अगर मास्टर टेबल में ही एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता तो वो रिलेटेड रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन टेबल में भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। एग्जांपल से तुम्हें बेहतर समझ आएगा, जैसे दो टेबल्स हैं, स्टूडेंट डिटेल्स और स्टूडेंट रिजल्ट टेबल। इसमें स्टूडेंट डिटेल्स में एडमिशन नंबर एक प्राइमरी की है और स्टूडेंट रिजल्ट में एडमिशन नंबर एक फॉरेन की है। तो अगर मास्टर टेबल स्टूडेंट डिटेल्स में जिसमें प्राइमरी की एडमिशन नंबर है और ट्रांजैक्शन टेबल स्टूडेंट रिजल्ट जिसमें फॉरेन की एडमिशन नंबर है, अगर स्टूडेंट डिटेल्स टेबल से 1001 डिलीट हो जाए तो स्टूडेंट रिजल्ट्स टेबल में भी 1001 से रिलेटेड रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर मास्टर टेबल का रिलेटेड रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन टेबल से भी साथ साथ डिलीट ना हुआ तो ऐसा इन्फॉर्मेशन फैल जाएगी कि ये स्टूडेंट जो इस स्कूल में एग्जिस्ट ही नहीं करता वो कोर्सेज टेबल में इस कोर्स में एनरोल्ड है, जो कि ऑब्वियसली गलत इन्फॉर्मेशन है, राइट। तो इसलिए लिब्रे ऑफिस बेस हमें 4 ऑप्शंस प्रोवाइड करता है जिससे हम दो टेबल्स के बीच रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन कर सकते हैं। ये ऑप्शंस डिसाइड करते हैं कि अगर मास्टर टेबल का रिकॉर्ड डिलीट या अपडेट होता है तो ट्रांजैक्शन टेबल के रिलेटेड रिकॉर्ड्स किस तरीके से हैंडल किए जाएंगे। सबसे पहला है नो एक्शन, जो कि डिफॉल्ट ऑप्शन होता है कि अगर मास्टर टेबल में कोई रिकॉर्ड डिलीट या अपडेट किया जाए तो DBMS कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन टेबल में कोई रिलेटेड रिकॉर्ड है तो मास्टर टेबल का रिकॉर्ड डिलीट करना अलाउड नहीं होगा। सेकंड इज अपडेट कास्केड, जिसमें मास्टर टेबल का रिकॉर्ड डिलीट या अपडेट होने पर ट्रांजैक्शन टेबल के सारे रिलेटेड रिकॉर्ड्स भी डिलीट या अपडेट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज सेट नल, ये ऑप्शन मास्टर टेबल का रिकॉर्ड डिलीट या अपडेट होने पर ट्रांजैक्शन टेबल के रिलेटेड फील्ड्स को नल वैल्यू असाइन कर देता है। लास्टली सेट डिफॉल्ट, ये ऑप्शन मास्टर टेबल का रिकॉर्ड डिलीट या अपडेट होने पर ट्रांजैक्शन टेबल के रिलेटेड फील्ड्स को एक प्री डिफाइंड डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर देता है। सेट नल में नल वैल्यू असाइन हो रही थी और सेट डिफॉल्ट वैल्यू में एक डिफॉल्ट वैल्यू असाइन हो रही है। ये रिलेशनशिप प्रॉपर्टी सेट करने के लिए सिंपली क्लिक ऑन द रिलेशन लाइन जो कि दो टेबल्स को आपस में लिंक कर रही है। देन एक रिलेशंस डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसमें तुम अपना डिजायर्ड ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। देन क्लिक ऑन ओके, बस हो गया। तो यहाँ पे हमारा वर्किंग विद मल्टीपल टेबल्स वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।
नेक्स्ट अब पढ़ते हैं क्वेरीज इन बेस। डीबीएमएस में क्वेरीज का यूज करके हम एक या एक से ज्यादा टेबल से पर्टिकुलर डेटा को सर्च करके डिस्प्ले करवा सकते हैं, और उस रिट्रीव डेटा को अगर हमें सॉर्ट करना है या किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे फिल्टर आउट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, और क्वेरीज का रिजल्ट भी हमें टेबुलर फॉर्म में ही मिलता है। तो 3 मेन तरीके से हम क्वेरीज क्रिएट कर सकते हैं। पहला है यूजिंग अ विजार्ड, सेकंड इज इन डिजाइन व्यू, और तीसरा है इन एसक्यूएल व्यू। और इस चैप्टर में हमें सिर्फ स्टार्टिंग के 2 मेथड्स ही पढ़ने हैं। तो फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं, क्रिएटिंग क्वेरी यूजिंग अ विजार्ड। हम इन 2 टेबल्स का यूज करेंगे अपनी क्वेरीज एग्जीक्यूट करने के लिए। पहला है ये इवेंट्स टेबल और दूसरा है ये इवेंट कैटेगरी टेबल। इस क्वेरी में हम इवेंट्स टेबल में से हर एक इवेंट का इवेंट नेम और विनर निकालेंगे, पर सिर्फ उन्हीं इवेंट्स के लिए जिनकी कैटेगरी आईडी C001 है। तो सबसे पहले डेटाबेस डिजाइन विंडो में से लेफ्ट साइड पे जो क्वेरीज का बटन है उस पर क्लिक करो। टास्क एरिया में जाकर यूज विजार्ड टू क्रिएट क्वेरी का ऑप्शन सिलेक्ट करो। अब क्वेरी विजार्ड शुरू होगा जिसके लेफ्ट साइड में स्टेप्स पेन होगा और राइट साइड में क्वेरी डिटेल्स एरिया। अब क्वेरी विजार्ड का पहला स्टेप है फील्ड सिलेक्ट करना। तो टेबल्स लिस्ट बॉक्स से इवेंट टेबल को सिलेक्ट करो। अब अवेलेबल फील्ड्स में से इवेंट नेम, विनर और कैटेगरी आईडी फील्ड्स को सिलेक्ट करो और राइट एरो बटन का यूज करके फील्ड्स इन द क्वेरी बॉक्स में मूव करो। अब नेक्स्ट पे क्लिक करो। यहाँ पर हमें सॉर्टिंग का ऑप्शन मिलेगा। अगर किसी स्पेसिफिक फील्ड को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कराना है तो वो तुम यहाँ पर कर सकते हो। फिलहाल हमें सॉर्ट नहीं करना है तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब ये स्टेप इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम फिल्टर कंडीशन लगाएंगे जो ये स्पेसिफाई करेगी कि कौन से रिकॉर्ड्स क्वेरी के आउटपुट में आएंगे और कौन से नहीं आएंगे। हम कैटेगरी आईडी फील्ड के बेसिस पे कंडीशन सेट करना चाहते हैं तो फील्ड्स ड्रॉप डाउन लिस्ट से कैटेगरी आईडी सिलेक्ट करो। कंडीशन ड्रॉप डाउन लिस्ट से इक्वल टू ये साइन चूज करो और वैल्यू बॉक्स में टाइप करो C001। यानी हम ये बताना चाह रहे हैं कि वही रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो जहां पर कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू C001। हम मैक्सिमम 3 कंडीशंस यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। अब अगर हम ओरिजिनल कॉलम नेम की जगह कोई और नेम शो कराना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे विनर फील्ड का एलियास नेम हम विनर नेम सेट कर देते हैं तो अब क्वेरी के आउटपुट में विनर नेम डिस्प्ले होगा, ना कि विनर। अब नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। अब विजार्ड का एक ओवरव्यू स्क्रीन शो होगा जिसमें क्वेरी का पूरा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। क्वेरी का नेम बाय डिफॉल्ट क्वेरी इवेंट्स होगा। अगर तुम चाहो तो इसे एडिट करके कुछ और नाम दे सकते हो। लास्टली हमें क्वेरी का एक्शन डिसाइड करना है। बाय डिफॉल्ट ये डिस्प्ले क्वेरी ऑप्शन सिलेक्टेड होता है जिसमें हमें क्वेरी का रिजल्ट दिखेगा। हम चाहे तो मॉडिफाई क्वेरी को सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे फिर डिजाइन व्यू में हम क्वेरी को एडिट कर पाएंगे। फिलहाल फिनिश बटन पे क्लिक करते हैं तो ये देखो, ये हमारे क्वेरी का रिजल्ट यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट अब देखते हैं कि कैसे हम डिजाइन व्यू में क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हम एक क्वेरी बनाएंगे जो इवेंट्स और इवेंट कैटेगरी टेबल के रिकॉर्ड्स को फिल्टर आउट करेगी और सिर्फ एथलेटिक्स कैटेगरी के रिकॉर्ड्स को शो करेगी। तो सबसे पहले डेटाबेस विंडो के लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट्स पेन में क्वेरीज के आइकन पे क्लिक करो। देन टास्क पेन में जाकर क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू इसको सिलेक्ट करो। अब एक न्यू विंडो ओपन होगी, क्वेरी डिजाइन विंडो। इस विंडो के बीच में एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा, ऐड टेबल और क्वेरी, जिसमें टेबल्स को ऐड करना होता है। इवेंट्स टेबल को सिलेक्ट करो और ऐड बटन पे क्लिक करो या फिर डबल क्लिक कर सकते हो तो टेबल्स पेन में इवेंट टेबल ऐड हो जाएगा। सेम प्रोसेस फॉलो करके इवेंट कैटेगरी टेबल को भी टेबल्स पेन में ऐड करो और अब ऐड टेबल और क्वेरी डायलॉग बॉक्स के क्लोज बटन पे क्लिक करो। अब हमें उन फील्ड को सिलेक्ट करना है जो हमें क्वेरी के रिजल्ट में चाहिए है। तो इवेंट टेबल से हमें चाहिए इवेंट नेम और विनर, और इवेंट कैटेगरी टेबल से हमें चाहिए कैटेगरी नेम। तो इन फील्ड्स पे डबल क्लिक करो और ये डिजाइन ग्रिड में ऐड हो जाएंगे। बाय डिफॉल्ट विजिबल चेक बॉक्स सिलेक्टेड होता है ताकि ये फील्ड क्वेरी के रिजल्ट में विजिबल रहे। अगर तुम किसी फील्ड की वैल्यूज को डिस्प्ले नहीं कराना चाहते हो तो इसे डीसिलेक्ट कर दो। इसमें भी हम एलियास नेम सेट कर सकते हैं। जैसे विनर कॉलम का नेम को हम चेंज करके विनर नेम सेट कर देते हैं। तो इससे अब जो कॉलम का नेम विनर था वो क्वेरी के रिजल्ट में विनर नेम से शो होगा। अगर हम डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो वो हम सॉर्ट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड के बेसिस पे। मान लो हम इवेंट नेम कॉलम की वैल्यूज को अल्फाबेटिकली डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो ड्रॉप डाउन लिस्ट से असेंडिंग पे क्लिक कर दो। और स्टार्टिंग में ही मैंने तुम्हें ये बताया था कि हम रिकॉर्ड्स को फिल्टर आउट करेंगे और सिर्फ एथलेटिक्स कैटेगरी के रिकॉर्ड्स को शो करेंगे, राइट? तो वो हम कर सकते हैं एक कंडीशन सेट करके। अब एक बार क्वेरी डिजाइन हो जाए तो फिर रन क्वेरी बटन पे क्लिक कर दो या F5 की प्रेस कर दो कीबोर्ड पे, जिससे टेबल्स पेन एरिया में क्वेरी का रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। अब सेव बटन पे क्लिक कर दो जिससे सेव एज डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें क्वेरी का नेम बाय डिफॉल्ट क्वेरी 1 लिखा हुआ आता है, जिसे तुम चेंज भी कर सकते हो या फिर बस ओके बटन पे क्लिक कर दो तो ये क्वेरी तुम्हारी सेव हो जाएगी।
अब ऑब्जेक्ट्स एरिया में तुम्हें ये क्वेरी भी दिखेगी जिसे तुम जब चाहे तब रन करवा के वो रिजल्ट डिस्प्ले करवा सकते हो। नेक्स्ट इज एडिटिंग अ क्वेरी। डेटाबेस विंडो में क्वेरी सेक्शन में अपनी क्वेरी पे राइट क्लिक करो और एडिट ऑप्शन सिलेक्ट करो। फिर जो भी तुम्हें चेंजेस करने हैं वो करके तुम अपनी क्वेरी को सेव कर दो। जैसे इधर देखो, क्राइटेरिया वाली रो में तुम अपनी कोई कंडीशन मेंशन कर सकते हो। उसमें तुम रिलेशनल ऑपरेटर जैसे ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन ये सब भी मेंशन कर सकते हो। जैसे पॉइंट्स वाले कॉलम को शो करना है बट ओनली वो जिनके पॉइंट्स ग्रेटर देन 10 हो, तो वो तुम यहाँ पर सेट कर सकते हो। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वर्किंग विद न्यूमेरिकल डेटा। अभी तक हम टेबल से सिर्फ डेटा निकाल कर डिस्प्ले करवा रहे थे, बट हम चाहें तो इस डेटा पे कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस भी लगा सकते हैं, जैसे काउंट, सम, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज। एक बार करके देखते हैं तो तुम्हें और अच्छे समझ आएगा। एक नई क्वेरी क्रिएट कर लेते हैं, इसमें इवेंट्स और इवेंट कैटेगरी टेबल ऐड कर लेते हैं। देन कैटेगरी नेम फील्ड ऐड करो फ्रॉम इवेंट कैटेगरी टेबल और पॉइंट्स फील्ड ऐड करो फ्रॉम इवेंट्स टेबल। अब कैटेगरी नेम फील्ड के नीचे फंक्शन वाली रो में जाओ और ड्रॉप डाउन मेन्यू से ग्रुप का ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। देन पॉइंट्स वाली फील्ड के लिए फंक्शन सिलेक्ट करो एवरेज का। देन F5 की प्रेस कर दो कीबोर्ड पे तो तुम्हें ये रिजल्ट दिखेगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेरीज इन बेस वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं इस यूनिट का लास्ट चैप्टर, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। फॉर्म्स और रिपोर्ट्स दोनों ही डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें तुम डेटाबेस पेन से एक्सेस कर सकते हो। यूजुअली जब हम डेटा शीट व्यू का इस्तेमाल करते हैं टेबल्स में डेटा एंटर करने के लिए, तो हमें रोज एंड कॉलम्स शो होते हैं जिन पे हमें डेटा एंटर करना होता है, और इसी चीज़ को सिंप्लीफाई करने का काम होता है फॉर्म्स का। फॉर्म्स हमें यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं जिससे हम आसानी से डेटाबेस में डेटा ऐड कर सकते हैं। एक फॉर्म में काफ़ी सारे फील्ड कंट्रोल्स होते हैं और हर एक फील्ड कंट्रोल का एक लेबल होता है और एक फील्ड वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स होता है। लेबल बताता है कि फील्ड वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में हमें क्या डेटा एंटर करना है, और जो फील्ड वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स है उसमें हम डेटा को एंटर करते हैं, जो कि टेबल के एक पर्टिकुलर फील्ड से लिंक्ड होता है और डेटा उस फील्ड में जाकर स्टोर हो जाता है। एक फॉर्म में हम टेबल के सारे फील्ड्स भी ऐड कर सकते हैं या फिर सिलेक्टेड फील्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। दो तरीकों से हम फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट इज यूजिंग अ विजार्ड और सेकंड इज यूजिंग डिज़ाइन व्यू। विजार्ड का यूज़ करके कैसे हम फॉर्म बनाते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले डेटाबेस पेन में से फॉर्म के आइकन पे क्लिक करो, देन टास्क पेन में जाकर यूज़ विजार्ड टू क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करो। अब नेक्स्ट स्टेप में टेबल्स एंड क्वेरी लिस्ट बॉक्स में से एक टेबल सिलेक्ट कर लो। अब उस टेबल के सारे फील्ड्स यहाँ पर अवेलेबल फील्ड लिस्ट बॉक्स में तुम्हें दिख जाएंगे। इसमें से जो जो फील्ड्स तुम्हें फॉर्म में चाहिए उन्हें सिलेक्ट करो और इस एरो बटन का यूज़ करके फील्ड्स इन फॉर्म वाले लिस्ट बॉक्स में मूव करो। अगर तुम सारे फील्ड्स एक साथ मूव करना चाहते हो तो इस डबल एरो पे क्लिक कर सकते हो। फिर तुम नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दो। यहाँ पे अगर तुम फॉर्म के अंदर एक सब फॉर्म क्रिएट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। फिलहाल हमें नहीं क्रिएट करना है तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें फॉर्म का डिज़ाइन सेट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट सारे कंट्रोल्स लेफ्ट अलाइंड होते हैं। अब जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया कि एक फील्ड कंट्रोल दो चीज़ों से मिलकर बनता है, पहला है लेबल और दूसरा है फील्ड वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स। अब यहाँ पर हम इन दोनों को अरेंज कर सकते हैं जैसे भी हम चाहें। लेफ्ट में लेबल, राइट में टेक्स्ट बॉक्स, या राइट में लेबल, या टॉप पे लेबल और उसके नीचे टेक्स्ट बॉक्स, या एज अ डेटा शीट ब्लॉक। तो इसमें से कोई एक सिलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दो। अब ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देखो। यहाँ पे हमें दो ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन अगर तुम सिलेक्ट करोगे तो जो फॉर्म तुम्हारा बनेगा उसके टेबल का एग्जिस्टिंग डेटा शो नहीं होगा, सिर्फ तुम न्यू डेटा एंटर कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड रहता है जिसमें टेबल का एग्जिस्टिंग डेटा भी शो होगा और तुम नया डेटा भी ऐड कर पाओगे। और इसके अंदर तीन और ऑप्शंस है। अगर तुम एग्जिस्टिंग डेटा का मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं करना चाहते हो तो वो भी सेट कर सकते हो, या एग्जिस्टिंग डेटा का डिलीशन अलाउ नहीं करना चाहते हो तो वो भी सेट कर सकते हो, या फिर अगर न्यू डेटा का एडिशन अलाउ नहीं करना है तो वो भी सेट कर सकते हो। और फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दो। इस स्टेप में तुम स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हो अपने फॉर्म में, उसका कलर सेट कर सकते हो और फील्ड बॉर्डर भी सेट कर सकते हो। देन नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दो। इस स्टेप में तुम फॉर्म का नेम सेट कर सकते हो और इसी स्टेप में तुमसे पूछा जाता है कि तुम इस फॉर्म पे आगे काम करना चाहते हो या इसे मॉडिफाई करना चाहते हो। तो अभी क्योंकि हम इस पे काम करना चाहते हैं तो वर्क विद फॉर्म वाले रेडियो बटन पे क्लिक करो और फिनिश बटन पे क्लिक कर दो। तो अब तुम इस फॉर्म पे काम कर सकते हो। फॉर्म डिज़ाइन विंडो के लेफ्ट साइड पे ये होता है फॉर्म्स कंट्रोल टूल बार और बॉटम पे होता है ये रिकॉर्ड्स टूल बार। फॉर्म को मॉडिफाई कैसे करते हैं वो देखते हैं। जैसे मान लो हमने अपने फॉर्म का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो उसके लिए सबसे पहले डेटाबेस पेन से फॉर्म्स के आइकन पे क्लिक करो, देन फॉर्म के नेम पे राइट क्लिक करो और एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करो, जिससे अलग से एक फॉर्म डिज़ाइन व्यू ओपन हो जाएगा। अब फॉर्म पे राइट क्लिक करके पॉपअप मेन्यू से पेज स्टाइल्स पे क्लिक करो। अब पेज स्टाइल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें हम एरिया टैब में जा करके जो भी कलर हमें चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर ओके बटन पे क्लिक कर दो तो वो कलर अब तुम्हारे फॉर्म में ऐड हो जाएगा। अगर तुम फॉर्म में लेबल्स एडिट करना चाहते हो तो फॉर्म के नेम पे राइट क्लिक करके एडिट पे क्लिक कर दो,
देन उस लेबल के ऊपर अपना कर्सर प्लेस करो जिसमें तुम चेंजेस करना चाहते हो और कीबोर्ड पे कंट्रोल की प्रेस करके उस लेबल पे क्लिक करो। देन सिलेक्टेड लेबल पे राइट क्लिक करो और पॉपअप मेन्यू से कंट्रोल प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन सिलेक्ट करो। द प्रॉपर्टीज़ लेबल फील्ड डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें तुम्हें जो भी चेंजेस करने हैं वो करके फिर तुम इसे क्लोज कर दो तो वो चेंजेस तुम्हारे फॉर्म में अप्लाई हो जाएंगे। नेक्स्ट इज मूविंग कंट्रोल्स। इन कंट्रोल्स को मूव करना काफ़ी सिंपल है। कीबोर्ड पे कंट्रोल की प्रेस करके इस कंट्रोल पे क्लिक करो, देन क्लिक करके उसे ड्रैग करो जहाँ पे भी तुम्हें उसे प्लेस करना है। नेक्स्ट इज चेंजिंग साइज ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल का साइज चेंज करने के लिए कंट्रोल की प्रेस करके उस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करो। अब उसके कॉर्नर्स पे पोजीशन हैंडल्स तुम्हें दिखेंगे, उसमें से किसी एक पे अपना कर्सर प्लेस करो तो तुम्हें दिखेगा कि वो एक डबल साइडेड एरो में चेंज हो गया है। देन उसे ड्रैग करके तुम उस टेक्स्ट बॉक्स का साइज छोटा या बड़ा कर सकते हो। नेक्स्ट इज एडिंग अ टूल टिप। टूल टिप बस एक छोटा सा टेक्स्ट होता है जो कि तब डिस्प्ले होता है जब तुम अपना माउस का कर्सर एक कंट्रोल के ऊपर लेके जाते हो। इसे टूल टिप टेक्स्ट या हेल्प टेक्स्ट भी कहते हैं, जो कि यूजर को हेल्प करता है ये बताकर कि टेक्स्ट बॉक्स में क्या डेटा एंटर करना है। मतलब हेल्प तभी करेगा जब तुम कुछ मीनिंगफुल उसमें लिखोगे। तो टूल टिप कैसे ऐड करते हैं वो देखते हैं। कीबोर्ड पे कंट्रोल की प्रेस करके इसमें से किसी एक टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करो जिसमें भी तुम्हें अपना हेल्प टेक्स्ट ऐड करना है। देन अब उस पे राइट क्लिक करो और पॉपअप मेन्यू से कंट्रोल प्रॉपर्टीज का ऑप्शन सिलेक्ट करो। द प्रॉपर्टीज टेक्स्ट बॉक्स अपीयर होगा। इसमें तुम नीचे स्क्रॉल करके टेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे आओ। इसमें तुम अपना हेल्प टेक्स्ट एंटर कर सकते हो जो कि यूजर को हेल्प करेगा सही डेटा एंटर करने में। और बस फिर तुम इस क्रॉस बटन पे क्लिक करके इस डायलॉग बॉक्स को बंद कर दो। अब जब तुम इस टेक्स्ट बॉक्स पे अपना माउस का कर्सर प्लेस करोगे जिस पे तुमने हेल्प टेक्स्ट ऐड किया था तो वो अब तुम्हें यहाँ पे डिस्प्ले होगा। फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स के बारे में बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते रहते हैं और वो टॉपिक्स तुम्हें तब पता चलेंगे जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लास्ट 5 ईयर्स के आईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली ई बुक दी हुई है। उसमें लास्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनके सोल्यूशंस भी हैं, तो उनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। नेक्स्ट अब बात करते हैं फॉर्म्स कंट्रोल टूल बार के बारे में। फॉर्म्स कंट्रोल टूल बार में काफ़ी सारे टूल्स होते हैं जिससे हम फॉर्म में कंट्रोल्स को ऐड या मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इनमें से कुछ टूल्स को यूज़ करना सीख लेते हैं। यूजुअली जब हम कंप्यूटर में फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो एक कैलेंडर शो होता है जिससे हम डेट चूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे काम को आसान कर देता है एज़ कम्पेयर टू कि हम खुद से डेट को टाइप करें फॉर्म में, राइट। तो एक फॉर्म में डेट वाली फील्ड में कैसे हम कैलेंडर को ऐड कर सकते हैं वो देखते हैं। स्टेप नंबर 1, कीबोर्ड पे कंट्रोल की प्रेस करके डेट टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करो तो ये टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट हो जाएगा। देन राइट क्लिक करो और पॉपअप मेन्यू से कंट्रोल प्रॉपर्टीज का ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। अब प्रॉपर्टीज डेट फील्ड डायलॉग बॉक्स में स्क्रॉल करके तुम डेट फॉर्मेट प्रॉपर्टीज पे जाओ जिसमें बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म डिस्प्ले हो रहा होगा। इसमें तुम क्लिक करके स्टैंडर्ड लॉन्ग फॉर्म सिलेक्ट कर लो। देन स्क्रॉल करके ड्रॉप डाउन प्रॉपर्टीज पे आओ। इसमें बाय डिफॉल्ट नो सिलेक्टेड रहता है तो इसे चेंज करके येस कर दो। देन ये डायलॉग बॉक्स क्लोज कर दो। अब जो हमारा डेट वाला टेक्स्ट बॉक्स था वो चेंज हो जाएगा एक लिस्ट बॉक्स में जिसके साइड में एक एरो डिस्प्ले होगा जिस पे क्लिक करके कैलेंडर डिस्प्ले होगा और वहां से यूजर इजीली डेट चूज कर पाएगा। नेक्स्ट इज एडिंग टेक्स्ट टू द फॉर्म। एक फॉर्म में टाइटल, हेडिंग या सब हेडिंग्स ये सब कैसे ऐड करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले फॉर्म कंट्रोल टूल बॉक्स से लेबल के आइकन पे क्लिक करो। अब फॉर्म में जाओ और क्लिक एंड ड्रैग करके एक लेबल फील्ड बॉक्स क्रिएट करो। देन उस बॉक्स पे डबल क्लिक करो तो प्रॉपर्टीज लेबल फील्ड बॉक्स ओपन होगा। अब इसमें लेबल प्रॉपर्टीज में तुम अपना टाइटल एंटर कर दो। इस टाइटल टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करने के लिए इसी डायलॉग बॉक्स में स्क्रॉल करो और फॉन्ट प्रॉपर्टी बॉक्स के आगे जो बटन है उस पर क्लिक करो। अब कैरेक्टर डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें तुम फॉन्ट सिलेक्ट कर लो और फॉन्ट का साइज भी तुम सेट कर सकते हो। देन ओके बटन पे क्लिक कर दो और प्रॉपर्टीज लेबल फील्ड डायलॉग बॉक्स को भी क्लोज कर दो। देखो अब जो हमारा टाइटल है वो फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा है उन सभी फॉर्मेटिंग के साथ जो भी हमने इस पे अभी लगाई थी। नेक्स्ट अब देखते हैं कि कैसे एक फॉर्म की मदद से ही हम एक नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। इसके लिए हमें डिज़ाइन व्यू से फॉर्म व्यू में शिफ्ट होना पड़ेगा। उसके लिए फॉर्म्स कंट्रोल टूल बार से डिज़ाइन मोड के बटन पे क्लिक करो तो ये फॉर्म व्यू विंडो ओपन होगी। इसमें नया रिकॉर्ड ऐड करने के लिए रिकॉर्ड्स टूल बार में मौजूद ऐड रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक करो तो एक नया रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। देन अब इसे सेव करने के लिए रिकॉर्ड्स टूल बार में सेव बटन पे क्लिक कर दो। अगर तुम किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हो तो इस रिकॉर्ड पे जाओ, रिकॉर्ड टेक्स्ट बॉक्स पे रिकॉर्ड नंबर लिख के या नेविगेशन बटन का यूज करके। देन रिकॉर्ड्स टूल बार पे डिलीट के बटन पे क्लिक कर दो। हो गया रिकॉर्ड डिलीट। नेक्स्ट अब रिपोर्ट्स की बात करते हैं। जब भी हम क्वेरी का यूज करके डेटाबेस से कुछ डेटा रिट्रीव करते हैं तो वो सिंपल रोज और कॉलम्स के फॉर्म में ही रिट्रीव होता है, पर हम चाहें तो उस डेटा को और अट्रैक्टिव और कस्टमाइज तरीके से शो करवा सकते हैं रिपोर्ट्स की मदद से। एक रिपोर्ट कैसे क्रिएट की जाती है वो देखते हैं।
हम इस इवेंट्स टेबल के बेसिस पे एक रिपोर्ट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले लिब्रे ऑफिस बेस ओपन करके डेटाबेस पेन से रिपोर्ट के आइकन पे क्लिक करो। देन टास्क पेन में यूज विजार्ड टू क्रिएट रिपोर्ट के बटन पे क्लिक करो। इससे अब रिपोर्ट विजार्ड और उसके साथ 2 और विंडोज ओपन हो जाएंगी। एक तो है ये रिपोर्ट बिल्डर विंडो और दूसरा है ये ऐड फील्ड डायलॉग बॉक्स। विजार्ड की बात करते हैं, इसमें हमें टेबल सिलेक्ट करके उस टेबल की फील्ड सिलेक्ट करनी है कि कौन सी फील्ड हमें रिपोर्ट में चाहिए। तो जो भी फील्ड हमें चाहिए उसे अवेलेबल फील्ड लिस्ट से सिलेक्ट करो और इस एरो का यूज करके फील्ड्स इन रिपोर्ट लिस्ट में मूव करो। अगर सारी फील्ड्स एक साथ मूव करनी है तो ये डबल एरो पे तुम क्लिक कर दो, तो सारी फील्ड्स एक साथ ही फील्ड्स इन रिपोर्ट वाले लिस्ट बॉक्स में आ जाएंगी। देन नेक्स्ट पे क्लिक करो। अब हमें सभी फील्ड्स को लेबल करना है। बाय डिफॉल्ट जो कॉलम हेडर होता है वही एज अ लेबल शो होता है, बट हम इसे चेंज करके नया नाम भी ऐड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट बटन पे क्लिक करो। अब हम अगर डेटा को किसी फील्ड के बेसिस पे ग्रुप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, वरना डायरेक्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। नेक्स्ट अब अगर रिपोर्ट में हम डेटा को किसी फील्ड के बेसिस पे शॉर्ट करके शो करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे इवेंट आईडी सिलेक्ट करो और देन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर सिलेक्ट कर लो और फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पर हमें रिपोर्ट का लेआउट सेट करना है। लेआउट मतलब कि रिपोर्ट में जो टाइटल्स हैं, लेबल्स हैं, वो किस तरह से डिस्प्ले होंगे वो हमें सेट करना है। इसके अलावा रिपोर्ट का ओरिएंटेशन भी हम इस स्टेप में सेट कर सकते हैं कि लैंडस्केप रखना है या पोर्ट्रेट रखना है। देन नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके हम पहुंचेंगे लास्ट स्टेप पे। यहाँ पर हम अपनी रिपोर्ट का नामकरण करेंगे और बाय डिफॉल्ट हमारी ये रिपोर्ट का टाइप डायनेमिक सेट है, यानी अगर बेस टेबल या क्वेरी चेंज होती है तो रिपोर्ट भी ऑटोमेटिकली चेंज होगी। अगर तुम नहीं चाहते कि ऑटोमेटिकली रिपोर्ट अपडेट हो तो तुम इसका टाइप स्टैटिक सेट कर दो। अब इसके बाद तुम्हें ये सिलेक्ट करना है कि विजार्ड एंड होने पे क्या तुम रिपोर्ट क्रिएट करना चाहते हो या इसे और मॉडिफाई करना चाहते हो। डिफॉल्ट ऑप्शन रहता है कि हमें रिपोर्ट क्रिएट करनी है, तो इसे वही रहने देते हैं। अब फिनिश बटन पे क्लिक कर दो तो ये रिपोर्ट तुम्हारी डिस्प्ले हो जाएगी, जैसा कि तुम स्क्रीन पे देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज इंसर्टिंग अदर कंट्रोल्स इन द रिपोर्ट। अभी जो हमने रिपोर्ट जनरेट करी थी वो काफ़ी सिंपल और बोरिंग सी थी, तो इसे और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हम उसमें और कंट्रोल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे टाइटल, ऑथर नेम, डेट ऑफ जनरेशन ऑफ रिपोर्ट एक्सेट्रा। उसके लिए रिपोर्ट के नेम पे राइट क्लिक करो और एडिट का ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। रिपोर्ट बिल्डर विंडो ओपन होगी जिसमें रिपोर्ट कंट्रोल टूल बार से तुम काफ़ी सारे कंट्रोल्स अपनी रिपोर्ट में इंसर्ट कर सकते हो। सबसे पहले देखते हैं कि कैसे हम अपनी रिपोर्ट में टाइटल और हेडिंग्स ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिपोर्ट कंट्रोल्स टूल बार में लेबल टूल पे क्लिक करो। अब माउस का पॉइंटर रिपोर्ट पर लाओ और क्लिक एंड ड्रैग करके एक लेबल टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करो। अब उस पर डबल क्लिक करके प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स ओपन करो और जो टाइटल तुम शो कराना चाहते हो वो लेबल प्रॉपर्टी टेक्स्ट बॉक्स में टाइप कर दो और फॉन्ट प्रॉपर्टी में जाकर इसका फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज सेट कर दो। देन प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर दो। तो अब जब तुम इस रिपोर्ट को खोलकर देखोगे तो ये टाइटल तुम्हें रिपोर्ट में दिखेगा। अगर डेट एंड टाइम इंसर्ट करना चाहते हो रिपोर्ट में तो वो करने के लिए रिपोर्ट के नेम पे राइट क्लिक करके एडिट का ऑप्शन सिलेक्ट करो। देन यहाँ पर पेज हेडर एरिया पे क्लिक करो। इसके बाद मेन मेन्यू से इंसर्ट के अंदर डेट एंड टाइम के ऑप्शन पे क्लिक करो, जिससे डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें तुम डेट और टाइम का फॉर्मेट सिलेक्ट कर लो और ओके बटन पे क्लिक कर दो। तो डेट एंड टाइम पेज हेडर एरिया के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे डिस्प्ले होने लगेगा। तुम चाहो तो उस पर क्लिक करके उसे पेज हेडर एरिया में किसी और लोकेशन पे ड्रैग कर लो तो वो वहाँ पर मूव हो जाएगा और फाइनल रिपोर्ट तुम्हारी कुछ इस तरीके की दिखेगी। तो यहाँ पर हमारा फॉर्म्स एंड रिपोर्ट वाला चैप्टर कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारी DBMS यूनिट भी यहाँ पर समाप्त होती है। पर सिर्फ वीडियोस देख के बोर्ड एग्जाम देने मत चले जाना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। डिस्क्रिप्शन में PYQs की ई-बुक का लिंक है, वहाँ से तुम उसे डाउनलोड कर सकते हो और अपने बोर्ड एग्जाम्स में मैक्सिमम मार्क्स इंश्योर कर सकते हो। तो इतना ही रखते इस वाली वीडियो के लिए। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो इस वाले चैनल को। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स मेरे भाई और बहन।